ठीक है। कर्नल सोढी साहब, आप क्या देखते हैं इसमें, खासतौर पर युद्ध को लेकर? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध किसी एक सही दिशा में, ठोस दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां पर अब युद्ध ये खत्म होने के आसार है? क्योंकि पहले ही भाषण में उन्होंने कहा कि अब हम कोई भी जंग नहीं होने देंगे। जैन सुमित जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैलियां कर रहे थे तब उन्होंने कई बारी बोला था कि मैं राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर इस रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर दूंगा। अमेरिकी नागरिकों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुन के एक साफ संदेश दिया है कि अमेरिकी नागरिक अभी दुखी हो चुके हैं कि अमेरिका का जो अरबों डॉलर टैक्स पेयर का पैसा युद्धों में बर्बाद हो रहा है वो अब नहीं होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहली चीज करेंगे वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करेंगे। इजराइल हमास युद्ध तो वैसे ही अपने अंतिम चरण पे है, क्योंकि जैसे खबरें आ रही हैं इजराइल को लेबनान में काफी मार पड़ रही है, उन्होंने कई अपनी ब्रिगेड्स को वहां से विड्रॉ कर लिया है। तो जो सबसे बड़ा युद्ध खत्म करना है वो है रूस यूक्रेन युद्ध, और ये रूस यूक्रेन युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता है, आज उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी बोला कि वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अच्छा करना चाहते हैं, अमेरिका को दोबारा एक महान देश बनाना चाहते हैं। और इसके लिए वो सबसे पहला जो कदम उठाएंगे वो जो अमेरिका का टैक्स पेयर का अरबों डॉलर दुनिया के युद्धों में बर्बाद हो रहा था उस पर वो फौरन रोक लगाएंगे, क्योंकि यही चीज अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आस्ता आस्ता खाली और खोखला कर रही थी। तो मेरे को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में ज्यादा शांति आएगी, और दुनिया में जैसे आज हम बातचीत करें 13 बड़े युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में काफी शांति लाएंगे, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा खून खराबा, खून की नदियां देखी हैं। अभी समय है दुनिया में शांति लाने का। ठीक है। कर्नल दिनेश उनियान साहब, सवाल यह है कि क्या जो एक हिंदुओं को लेकर कनाडा में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, जाहिर है कनाडा में कुछ भी होता है तो एक पर्दे के पीछे माना जाता है कि यूएस की भूमिका रही है, बड़ी भूमिका मानी जाती है। और कनाडा में हाल के दिनों में जिस तरह से खालिस्तानी को लेकर कनाडा ने भारत के साथ संबंधों को तोड़ दिया, या फिर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया, भारत ने भी जब ज़रूर इस पर गहरी आपत्ति, कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन अमेरिका ने एक लाइन ज़रूर कहा था कि भारत को भी सहयोग देना चाहिए। साफ संदेश कि कनाडा जो कर रहा है हम साथ हैं। अब ये रुख बदलेगा, और जो हिंदुओं पर अत्याचार की बात है, जरूर वोट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो, लेकिन वो एक नीति रहेगी, एक पॉलिसी रहेगी। और खासतौर पर जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं हमेशा से। सुमित, जहां तक वोट लेने का सवाल है और हिंदुओं के बारे में बांग्लादेश के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वक्तव्य दिया था, वो एक इलेक्शन के दौरान की बात अलग थी, और अब आगे क्या होगा वो हमें देखना होगा। रही बात जो 5 आई स्टेट्स हैं, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है और अमेरिका है, ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पूरी दुनिया की आपस में। और ये काफी, देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हम बोलते हैं, सही मायने में यही लोग हैं, वो ग्रुप है इंग्लिश स्पीकिंग जो कि एक वेस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। और इनके बीच में दरार पड़ना, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कुछ हो पाएगा। और जहां तक सवाल है भारत का और कनाडा के बीच में जो हमारी दूरियां बढ़ चुकी हैं, एकदम से इसका सॉल्व होना मुझे नहीं लगता कि एकदम सॉल्व हो पाएगा। रही बात गल्फ कंट्रीज की, जैसे आप पूछ रहे थे कि डोनाल्ड के आने से क्या होगा, देखिए डोनाल्ड ने जो है ईरान के ऊपर जो एम्बार्गो लगाया था सैंक्शंस का, और जो ट्रीटी थी इनके बीच में न्यूक्लियर के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में ही तोड़ी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि ईरान जो है एक तरफ तो फायदा उठाए सैंक्शन हटाने का, और दूसरा साथ साथ में वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाता जाए। तो उस बात से वो खफा थे, और वो नहीं चाहते थे कि ईरान इस बेवस आगे बढ़े। रही बात इसराइल की, चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स, देखिए अमेरिका के अंदर समेत यहूदियों की इतनी तगड़ी लॉबी है कि ना चाहते हुए भी दोनों की दोनों पार्टियों को गल्फ के अंदर इसराइल के साथ खड़ा होने का, तो मैं नहीं समझता हूं कि वहां पे गल्फ के अंदर अमेरिका की कोई पॉलिसीज बदलेंगी। अब रही बात रशिया की, देखिए कहा जाता है कि रशिया के साथ में या पुतिन के साथ में इसके संबंध अच्छे रहे हैं। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी एक क्या कहते हैं डिक्टेटर का नाम दिया जाता रहा है। लेकिन यह भी बात सच है कि जो नॉर्ड 2 और नॉर्ड 1 पाइपलाइन जो रशिया ने बाइडेन के जमाने में शुरू की थी जर्मनी के साथ और यूरोप के साथ,
वो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू नहीं होने दी थी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध को खत्म जो कराना है यूक्रेन का और रशिया का, इसके बीच में ऐसी कुछ नेगोशिएशंस करेंगे जिससे कि रशिया वापस से लाइन पे आए, स्विफ्ट जो है इनका बैंकिंग सिस्टम, उसमें भी इसको वापस लेके आया जाए। क्या रशिया के पास से ये सारे के सारे सैंक्शंस हटाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और इस बात का असर कहां पड़ने वाला है सुमित? देखिए, चीन और भारत, हम भी इसमें शामिल हैं। बड़े पैमाने पे हम सस्ता तेल रशिया से लेते आए हैं इन सैंक्शंस के कारण। यही नहीं, चीन का तो व्यापार बहुत बढ़ चुका है रशिया के साथ में, 280 टू 290 बिलियन डॉलर्स का पहुंच चुका है, जहां पे वो गन पाउडर से लेके और हथियार बनाने के सामान तक देता रहा है। नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया की बहुत क्लोजनेस हो चुकी है, यहां तक कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो है वो रशिया की धरती पर बैठे हैं यूक्रेन में घुसने के लिए। तो मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है पहले 4 साल को मिलाकर के। अब इस सब के अंदर क्या सनकी तानाशाह जो नॉर्थ कोरिया का है, जिसने आज ही, जब हम बात कर रहे हैं, एक बैराज है बड़ी मिसाइल्स का, वो फायर किया है, टेस्टिंग की है, एक साथ कई मिसाइल टेस्ट किए, एक सिग्नेचर देने की कोशिश की है, एक इन्फॉर्म एक मतलब एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है उस सनकी तानाशाह ने, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप था जिसने उनके साथ बातचीत शुरू की, और डोनाल्ड ट्रंप ही वो थे जिन्होंने इस बातचीत को बीच में छोड़ दिया था, और जबकि बड़ी बड़ी चीजें सोच रहा था तानाशाह। अब तानाशाह की जो दोस्ती रशिया से हो रखी है, चीन का जो उसको सपोर्ट है, तानाशाह का जो सपोर्ट हमने देखा हमास के साथ में या फिर ईरान के साथ में, ये सब कॉम्प्लेक्स हो चुका है पिछले 4 साल में। लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उसकी 3-4 चीजें बहुत साफ है। सबसे पहला है टैरिफ वॉर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे नेटो कंट्रीज हो, चाहे चाइना हो, कोई क्यों ना हो, टैरिफ वॉर ये लागू करेगा। ये नहीं लोगों को अमेरिका को लूटने देगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, चीन का जो व्यापार था अमेरिका के साथ, उसमें डेफिनेटली कटौती आएगी। जहां तक भारत का सवाल था, उसको डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में इस भारत को उठाया जा रहा था चीन के खिलाफ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आए, यहाँ पे ये जो है एक तरीके से कहते हैं कि जो अपना पूरे एशिया कंट्रीज के अंदर जो साइकिल है, जो चेन ऑफ साइकिल है सामान का, सप्लाई चेन का, वो यहाँ पे बनना शुरू हो, शायद इसमें बढ़ोतरी हो। लेकिन उस जमाने में एक बात और भी हुई थी कि भारत को एक स्पेशल स्टेटस भी दिया गया था, एक मोस्ट फेवरेबल नेशंस का, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना सामान अमेरिका में बेच सके। चीन का घटाया जा रहा था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में हुआ था। अब इन सब को देख के अब कहना बड़ा मुश्किल होगा सुमित कि इसी टाइम पे हम बैठ के सारे फैसले बना दें कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसले लेने वाला है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। नहीं, लेकिन यहाँ पर अरविंद जी जो कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं कि भारत में, हालांकि शेयर बाजार के संकेत अभी फिलहाल कुछ और हैं, शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है? जी देखिए सुमित, ये बात डेफिनेट है कि कुछ जो वादे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के लोगों से किए हैं, क्योंकि तंग हो चुके हैं मैक्सिकन्स की तरफ से जो इनलीगल इमिग्रेशन होता है। यहां तक कि इनका ब्लेम ये भी गया था जो बाइडेन और कमला हैरिस की तरफ कि जो डेमोक्रेट्स हैं, इन लोगों ने उनको वोटों में बदली करने की कोशिश की है, वो अपने वोट बढ़ाने की कोशिश की है। और वो इन्होंने वादा किया है कि पूरे अमेरिकन नेशनल से कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको मैं डिपोर्ट करूंगा। और उसमें हम भारतीय भी मूल के भी कुछ लोग होंगे पक्का, डेफिनेटली होंगे। रही बात H1B वीजा के बारे में, देखिए भारत के पास में जो अपना ब्रेन है, हमारी जो ताकत है, वो हमारी ताकत जिस फील्ड के अंदर है, उस कंप्यूटर से लेकर के और बाकी ये जो भी हमारा फील्ड है इस लाइन का, उसका अमेरिका को जरूरत है। अमेरिका के आज नहीं, पहले से जरूरत है। तो अमेरिका को वो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट भारत का है उसको तो लेना ही होगा ना, वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या हमें बाकी और प्रेफरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कहना अभी मुश्किल है। हाँ, भारत के अंदर जो हमारे व्यापार हैं, वो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि अभी चीन का जो है मामला ठंडा और ज्यादा होगा। चीन वैसे भी काफी इकोनॉमिकली टूट चुका है, और इस टाइम पे अगर रशिया को चीन से अलग कर दिया डोनाल्ड ने, उनकी सैंक्शन हटा के, यूक्रेन का युद्ध खत्म करके, तो जो रशिया को लूट रहा था चीन सस्ते तेल से, टेक्नोलॉजी लेकर के, फलाना ढिमकाना, ये सब धीरे धीरे ठंडा होगा। उसकी अपना इंटरनल जो इसकी खुद की ताकत है, चीन की इकोनॉमिकल ताकत, वो काफी कमजोर हो चुकी है। और अगर ऐसे में भारत को थोड़ा बढ़ावा मिला, तो मैं समझता हूं कि भारत एक एशिया के अंदर डेफिनेटली आने वाले 2-3 साल के अंदर एक अच्छी पावरफुल इकोनॉमी बन के आगे आएगा। ठीक है, उदय प्रताप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, शेयर बाजार क्या कह रहा है? क्या वाकई उत्साहित है शेयर बाजार